जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। एक पत्रिका का हम विश्लेषण कर रहे हैं। लड़की है, 7 नवंबर 2007 को सुबह 7:30 बजे लड़की का जन्म हुआ है। अंबाला, तुला लगन की पत्रिका है। कन्या राशि है। राशि हस्तस्थ नक्षत्र की है। अब हम इसका पूरा रहस्यमय ज्ञान के माध्यम से इसकी पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं। ये मान करके चलें कि ये हमने एक रैंडम बेसिस पर ले लिया। अचानक जो हमारी मर्जी सूझे आई कि यार इस तारीख का, इस समय का पत्रिका ले लिया जाए, देखें क्या निकलता है। किसी की यदि जन्म तारीख या समय मिल जाता है तो वो इसको यह ना मान के चले कि मैंने उससे कोई पूछ करके बनाई गई है। यह पूर्ण रूप से रैंडम बेसिस पे अपनी मर्जी के आधार पर मैंने 7/11/2007 लिया है। पत्रिका को कैसे लिखते हैं, कैसे समझाते हैं, उसको उदाहरण स्वरूप एक डेमो में दे रहा हूं। यदि किसी को पत्रिका बनाना हो इस प्रकार की जो मैं समझा रहा हूं, आप इसको सुने, और यदि आपको बनवाना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो 7/11/2007 को सुबह 7:30 बजे अंबाला में यह इस लड़की का जन्म हुआ है। तो हम चलते हैं आगे विश्लेषण करते हुए कि तुला लगन की पत्रिका है। तो तुला लगन की पत्रिका का मतलब हो गया शुक्र इसका मालिक है। कन्या राशि है, यानी बुध इसका मालिक है। तो बुध और शुक्र, इन दोनों को, इस लड़की को सबसे अच्छा करके रखना है। शुक्र को अच्छा करने के बहुत से तरीके होते हैं कि सुहागनों को भोजन कराना, अपनों से बड़ी स्त्री का मान सम्मान करना, मां समान जितनी भी स्त्रियां हैं उनका पूजना, उनके चरण स्पर्श करना, उनकी सेवा करना, उनकी मदद करना। ये तो शुक्र हो गया। नवरात्रि में देवी मां की पूजा करना, दोनों नवरात्रि उपवास रखना। और कन्या राशि का मतलब हो गया बुध, यानी कि गाय को हरा चारा खिलाना, पक्षियों को, विशेषतर तोतों को हरी मिर्ची खिलाना, घर में आए हुए मेहमानों को हरी सब्जी खिलाना, बुधवार के दिन हरी पत्ती की सब्जी खाना। ये सब चीज जो है बुध और अपनी बहन बेटियां जो भी है उनका मान सम्मान करना, उनको प्रसन्न रखना। बुध भी इससे प्रसन्न होता है। और भी तरीके हैं। तो जो भी पत्रिका बनवाता है उनको हम ये तरीके लिख करके देते हैं कि क्या उपाय करना है ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति कम से कम हो। तुला लगन का व्यक्ति जो होता है वह संतुलित व्यक्ति होता है, सौम्य स्वभाव होता है, सौंदर्य प्रिय होता है, मतलब उसको जो अच्छी चीजें लगती है वो उसको बड़ी आकर्षित करती है, और न्यायप्रिय व्यक्ति भी होता है। अब इसकी पत्रिका में जब हम कुंडली बनाते हैं तो बुध नीच का होकर के लगन में बैठा है। बुद्धि तेज है पर निर्णय में अस्थिरता रहती है। आत्मविश्वास में कमी है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसलिए बुध नीच की वजह से यह सब सिम्टम आ रहे हैं। सूर्य भी लगन में बैठा हुआ है, बुधादित्य योग है। अब चूंकि सूर्य तुला लगन में बैठा है, लगन में ही बैठा हुआ है, तो नीच का भी बैठा हुआ है। स्वाभिमानी है, नेतृत्व करने की क्षमता भी है, पहचान की चाह भी है, और पिता से मतभेद लेने की संभावना है, पिता से नहीं पटेगी। निष्कर्ष यहां पे हम ये निकालते हैं कि इस लड़की जो भी पैदा हुई है 7 नवंबर 2007 को सुबह 7:30 बजे अंबाला में, इसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षण रहेगा और अंदर से यह मानसिक द्वंद्व में रहेगी
क्या कर दिया मैंने, क्या नहीं कर दिया, ऐसे बार बार विचार करती रहेगी। ये मानसिक द्वंद इसी को बोलते हैं। पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है कुंभ राशि का। तो राहु पंचम भाव में टेक्नोलॉजी में ये आगे सक्सेस हो सकती है, कंप्यूटर में सक्सेस हो सकती है, रिसर्च करने में सक्सेस हो सकती है, मनोविज्ञान की पढ़ाई करके आगे बढ़ सकती है, और ज्योतिष का काम भी कर सकती है। और मेडिकल में, पैरा मेडिकल क्षेत्र में ये योगदान कर सकती है। एमबीबीएस नहीं कर सकती, एमएस नहीं कर सकती, पैरा मेडिकल का मतलब आप समझ गए होंगे, मेडिकल से संबंधित कार्य। पढ़ाई में ब्रेक होने की संभावना है, या पढ़ाई छोड़ करके दूसरी पढ़ाई में जाने की संभावना है, डाइवर्जन बोल रहे हैं, या फिर विषय बदलने की भी संभावना है। जो पढ़ाई करेगी वो पढ़ाई आगे सक्सेस नहीं होगी। विषय बदलने की भी पूरी संभावना बनती है। और नॉन ट्रेडिशनल फील्ड में जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। दसम भाव का स्वामी चंद्र जो है वह 12वें भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब यहां पे यह होता है कि इसको विदेश जाने की संभावना भी है, हॉस्पिटल में कार्य करने की संभावना है, रिसर्च में कार्य करने की संभावना है, कोई एनजीओ चला सकती है, या ऑनलाइन कार्य कर सकती है। नौकरी से ज्यादा इसको सेवा करने पर फायदा होगा। मतलब ऐसा कोई ये जॉब करे, ऐसा कोई कर्म करे जिससे लोगों की सेवा भी हो और इसको पैसा भी प्राप्त होगा। स्वतंत्र कार्य करने में यह सफलता रहेगी। किसी के बंधन में कार्य इसको नहीं करना है, यानी सर्विस नहीं करना है। अपना स्वयं का कोई भी व्यवसाय खोले जो कि पढ़ाई करेगी, पर पढ़ाई भी इसकी छूटने की संभावना है। शनि 11वें भाव में सिंह राशि का है। धीमी पर स्थायी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि हमेशा शनिश्चर है, धीरे धीरे कार्य करता है। 28 से 32 वर्ष के बाद बड़ा अच्छा ग्रोथ होगा। 28 वर्ष तक जीवन में संघर्ष होगा, भटकाव भी हो सकता है। इसलिए 28 वर्ष तक यदि विवाह नहीं करे तो बहुत सारे कष्टों से बच सकती है। 28 वर्ष इसके लिए महत्वपूर्ण है। 30 वर्ष के बाद में उन्नति बहुत तेज गति से होगी। अब आते हैं अपन विवाह व पति सुख के बारे में। सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, मिथुन राशि है, और इसलिए इसका पति बुद्धिमान होगा। ट्रेवल एजेंसी वाला, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाला, या पढ़ाई लिखाई वाला, या टेक्निकल क्षेत्र से पति हो सकता है। परंतु दोनों के बीच में ईगो का क्लेश होगा। दोनों आपस में बहस करेंगे, बहस करने की प्रवृत्ति होगी, और जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा। यानी मंगल की भी पूजा कराना होगी। यहां पे शुक्र नीच का है 12वें भाव में, कन्या राशि का। भावनात्मक असंतोष होगा इस लड़की को। जीवन में त्याग बहुत करना पड़ेगा, और यदि यह त्याग नहीं करेगी तो विवाह टूट जाएगा। यानी कहने का अर्थ यहां पर है कि जब तक ये मेच्योर्ड न हो जाए, फुल मेच्योर्ड का मतलब 28 वर्ष की उम्र, यदि विवाह में देरी करते हैं या समायोजन की आवश्यकता होगी, या तो विवाह में देरी करें तो फिर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि जल्दी विवाह कर लिया तो फिर परिवार में पति के साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी थोड़ा बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। पति से दूरी भी हो सकती है, या फिर ये विदेश जा सकती है, पति विदेश भी जा सकता है, या किसी विदेशी लड़के से इसका विवाह हो सकता है जो विदेश में काम कर रहा हो। तो पति सुख मध्यम रहेगा, यानी शारीरिक सुख पति का ये मध्यम रहने की संभावना बनती है। तो विवाह करने के पहले सही मैच करें, कुंडली का मिलान करें, और विवाह संस्कार से यह जो गलतियां हैं इसको सुधारा जा सकता है।
तो विवाह संस्कार का मतलब हो गया, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, उनमें एक विवाह संस्कार है। तो विवाह संस्कार विधि विधान से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से सही समय पर सही नक्षत्र में विवाह करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। संतान योग व बच्चे पंचम भाव से देखते हैं, तो पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, वह संतान में देरी करवाएगा। पहला गर्भ गिर भी सकता है, ऐसी भी संभावना बनती है, क्योंकि पहले भाव का राहु जो है वो गर्भ को, पहले बच्चा जो होता है उसे मारने का काम कर सकता है। तो राहु की भी शांति कराना पड़ेगी। यदि संतान पैदा होगी तो वह बुद्धिमान पैदा होगी, पर अलग सोच वाली पैदा होगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा है। राहु अलग सोच रखता है, और चिकित्सा सहायता से ही बच्चे पैदा होंगे, यानी मेडिकल आपको असिस्टेंस लेना ही लेना पड़ेगी, तो इस लड़की के बच्चे पैदा होंगे, अन्यथा गर्भ बार बार गिरेगा। संतान योग तो है, परंतु संघर्ष के बाद संतान उत्पन्न होगी, इसलिए 28 वर्ष के बाद ही संतान उत्पन्न करना है और विवाह करना है। चंद्र और शुक्र एक साथ 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र नीच का भी बैठा हुआ है, तो यहां पे नींद कम आएगी, हार्मोन्स की गड़बड़ी रहने की संभावना है, दिल में धड़कन अचानक तेज होना और स्लो होने की, गड़बड़ी होने की संभावना है, यानी जिसको हम अंग्रेजी भाषा में एंजाइटी बोलते हैं। और चूंकि लड़की है तो इसको यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, स्त्री रोग अवश्य होगा, और मानसिक थकान भी होगी ही होगी, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है और शुक्र नीच का बैठ गया है। अब बुध भी नीच का बैठा हुआ है, तो बुध नीच का हो जाता है तो वह स्किन डिसीज देता है, चमड़ी की बीमारी होने की संभावना है, इसका नर्वस सिस्टम खराब रहेगा, पेट में गैस बनने की संभावना रहेगी, या इसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा, ये रोग होने की संभावना है। तो पहले से ही इस रोग से संबंधित जो जड़ी बूटियां होती है उनका पानी पिलाना चालू करें, या उनसे संबंधित आयुर्वेदिक दवाई लेना प्रारंभ कर दे अभी से, तो ये रोग नहीं होंगे, अभी से स्टेमिना बढ़ जाएगा उसका। या फिर योग करें, प्राणायाम करें। कालसर्प दोष भी है इसको, तो राहु पंचम भाव में बैठा है, केतु 11वें भाव में बैठा है, इसको कालसर्प दोष कहा जाता है, और इसी के अंदर में सभी ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह मध्यम स्तर का कालसर्प दोष कहलाता है। तो इस कालसर्प दोष की वजह से क्या होगा कि जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आएंगे, अच्छे भी कर्म होंगे, बुरे भी कर्म होंगे, जीवन में रिश्तों में गलतफहमी पैदा होने की संभावना है, यानी प्रेम प्यार के लफड़े होने की संभावना बनती है, और उस प्रेम प्यार की वजह से बार बार गलतफहमी पैदा होगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी और फल देरी से प्राप्त होगा, ये कालसर्प दोष की वजह से। तो कालसर्प दोष की पूजा अभी से, जब तक विवाह नहीं हो, लगातार हर प्रतिवर्ष करवाते रहें, ताकि कालसर्प दोष की पूजा विधि विधान से विशेष नक्षत्र में विशेष तिथि में करवाएं, ताकि उसका फल पूर्णतः प्राप्त हो सके। और कालसर्प दोष की वजह से, जैसा मैंने बोला कि रिश्तों में गलतफहमी आने, पति के बारे में गलत विचार या फिर पत्नी के बारे में गलत विचार, ऐसे हो सकते हैं। और शनि 11वें में होने से दोष का प्रभाव कम हो जाता है। अब चरित्र तो इसका अच्छा होगा, नैतिकता इसकी अच्छी रहेगी, पर इसका मन जो है ना, वो मानसिक स्थिति भावनात्मक रूप से संवेदनशील है, किसी के साथ अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है, और फिर जल्दी टूटता है तो इसका मन दुखता है, दूसरों के लिए त्याग करने की प्रवृत्ति इसके अंदर है, और स्वयं कठोर हो जाती है। विवाह व कैरियर के बीच में जो है वह 2026 से 2032 के बीच में कैरियर सेट होने का योग है, यानी कि 26 से लेकर 32 तक काफी समय होता है।
विवाह जो है 24 से 27 वर्ष के बीच में करना उचित हो सकता है, पर मैं कहता हूं 28 वर्ष के बाद करें और अच्छा होगा। अब इस सब के जो मैंने कारण बताए हैं, इन सब के समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने कष्ट दिया है तो उनका उपाय भी दिया है। उपाय क्या होंगे कि यदि शुक्र खराब है, जैसे इसका नीच का बैठा हुआ है, तो शुक्र की शांति कराना है, या खुद शांति करें तो शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें। राहु केतु की शांति करना है तो नाग पंचमी के दिन विशेष पूजन अर्चन करना है, नाग कालसर्प दोष की पूजा करना है, नाग महाराज की पूजा करना है, केतु की पूजा करना है और कालसर्प दोष की पूजा करना नाग पंचमी के दिन ही करें, वो सबसे अच्छा समय रहेगा। बुध की मजबूती देना पड़ेगी तो बुधवार को हरी मूंग का दान देना है और खुद भी हरी मूंग को खाना है। ओम नमः शिवाय मंत्र प्रतिदिन 1008 बार बोलना चाहिए और हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, शुक्र नीच का होने की वजह से। अब भविष्य तो है और सफलता भी मिलेगी, परंतु जो कुछ भी मिलेगा वह सब देर से मिलेगा, परंतु जो मिलेगा वह स्थायी रूप से मिलेगा। और विवाह में समझदारी होना बहुत जरूरी है। यदि बिना समझदारी के विवाह किया तो विवाह टूट जाएगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा। संतान सुख भी मिलेगा, यदि विवाह में समझदारी रखी तो संतान सुख भी मिलेगा। और मानसिक संतुलन सबसे बड़ी कुंजी है। मानसिक संतुलन का मतलब जब इस प्रकार के विवाह टूटेंगे, संतान सुख नहीं मिलेगा, तो मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावना, यानी कि यहां पे तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू होने की संभावना है। अब हम इसी पत्रिका में आगे चलते हैं कि इस पत्रिका में कौन कौन से पूर्व जन्म के ऋण हैं या पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं। यह भी रहस्यमय ज्ञान हम आपको इस पत्रिका के माध्यम से बता रहे हैं। अब क्या बताना जा रहे हैं कि पूर्व जन्म का ऋण। अब पूर्व जन्म का ऋण का मतलब होता है कि हां, इसकी पत्रिका में पूर्व जन्म का ऋण है, बहुत भारी ऋण है। यानी कौन सा ऋण है कि इसको कुछ कर्तव्य दिए थे, कुछ रिस्पांसिबिलिटी दी थी, कुछ ड्यूटीज दी थी, वो इसने पूरी नहीं की, उससे जुड़ा हुआ ऋण है। अब सबसे पहला ऋण आता है पिता का ऋण, पितृ ऋण है इसको। इसकी पत्रिका के अनुसार पितृ ऋण बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य लगन में नीच का बैठ गया तो इसको पितृ ऋण की उत्पत्ति हो जाती। गुरु द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि का बैठ गया तो वह भी गुरु ऋण बताता, पितृ ऋण बताता है। और चंद्रमा 12वें भाव में बैठ गया है, इसलिए पितृ ऋण बन गया है। तो पितृ ऋण बहुत भारी है, पिताजी से नहीं पटेगी, या पिता तुल्य व्यक्तियों की बात नहीं मानेगी। तो इसको बात मानना है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना है, सलाह लेना है बड़े बुजुर्गों से, अपनी मर्जी से नहीं चलना है। यदि अपनी मर्जी से चली तो कष्ट भोगना पड़ेगा। तो पूर्व जन्म में इसने क्या किया था, परिवार की जो जिम्मेदारी इसके ऊपर थी वो इसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसकी वंश वृद्धि की जिम्मेदारी थी वो इसने नहीं निभाई। किसी बड़े व्यक्ति या फिर पिता समान व्यक्ति से इसने कोई वचन दिया था, वो वचन का पूरा नहीं किया। यह कर्तव्य इसका जो था कि भैया पहले किसी जगह विवाह किया था इसने भी, और उसकी जो रिस्पांसिबिलिटी थी वंश वृद्धि की, वो इसने वंश वृद्धि नहीं की। तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं इस जन्म में। परिवार की जिम्मेदारी जल्दी आ सकती है, इसलिए इनके माता पिता को चाहिए कि उसके ऊपर धीरे धीरे जिम्मेदारी, यानी कि घर के कामकाज कराना। चूंकि स्त्री है तो उसे घर के सभी कामकाज कराना चाहिए, बर्तन भी धुलवाना चाहिए, कपड़े भी धुलवाना चाहिए, घर के अंदर झाड़ू पोंछा लगवाना चाहिए, भोजन बनाते आना चाहिए, पूजा पाठ करते हुए आना चाहिए। मतलब एक स्त्री जो सवेरे सुबह से लेकर रात तक जो कार्य करती है वह कार्य धीरे धीरे इसको सब सिखाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, अपनी मर्जी से ये विवाह कर सकती है। तो बिना कारण के बोझ ये महसूस करती है अपने आप में, तो वो भी हटाना पड़ेगा इसके मानसिक रूप से। तो यह पितृ ऋण है
ये मान करके चलें। अब दूसरा ऋण इसके ऊपर है, ऋषि का श्राप है इसके ऊपर, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, कुंभ राशि का बैठा हुआ है, यह ऋषि का श्राप बताता है, और बुध नीच का लगन में बैठा है। ये दोनों मिलकर के ऋषि का श्राप बताते हैं। तो ये बताते हैं कि पूर्व जन्म में ज्ञान साधना या इसने व्रत जो किए थे वो अधूरा छोड़ दिया। यानी ज्ञान का मतलब हो गया शिक्षा अधूरी छोड़ दी, या शिक्षा को गलत ज्ञान दिया, किसी को गलत ज्ञान दिया तो गलत ज्ञान दे दिया, या इसके बाद जो ज्ञान आ गया तो उस ज्ञान को इसने दबा दिया, जबकि ज्ञान को बांटना चाहिए। तो इस जन्म में इसको ज्ञान को बांटना है, और पूर्व जन्म में जो इसने साधना की या जो व्रत लिए थे वो पूरे करना है। तो इस जन्म में उसकी पढ़ाई ब्रेक हो सकती, क्योंकि इसने किसी को गलत ज्ञान दिया था, तो इसकी सजा मिलेगी। तो पढ़ाई ब्रेक हो सकती है। इसका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, और इसमें आध्यात्मिक एक आकर्षण भी है, एक चुंबकीय शक्ति इसके शरीर के साथ में। यह ऋषि ऋण कहलाता है। तो इसको ऋषि ऋण का मतलब है साधना करने से ऋण कट जाता है, तो इसको साधना करना है, यानी भगवान की पूजा पाठ करना 1-2 घंटे, उसी को साधना बोलते हैं। फिर तीसरा ऋण है इसके जीवन में, मातृ ऋण है, स्त्री ऋण है, भावनात्मक ऋण भी कहा जाता है इसको। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों 12वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है और शुक्र नीच का बैठा हुआ है, और इसलिए इसको मातृ ऋण बैठ, क्योंकि चंद्रमा भी स्त्री है और शुक्र भी स्त्री है, और दोनों एक साथ 12वें भाव में बैठ गए, तो यहां पे मातृ ऋण बन गया। तो मातृ ऋण क्यों बना? क्योंकि इसने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को भावनात्मक पीड़ा प्रदान की है। कोई वादा किया, वो वादा पूरा नहीं किया, तो उसकी भावना को ठेस पहुंची और इसको श्राप मिला। तो इस जन्म में इसको क्या करना है कि रिश्तों में त्याग करना सीखना पड़ेगा। किसी भी स्त्री से, किसी भी लड़की से, किसी भी मां समान स्त्री से, चाहे वो सास हो, मां हो, मौसी हो, वो यदि रिश्ता बनाती है तो उसमें त्याग की भावना इसको रखना पड़ेगी, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है धन का सेक्रीफाइस हो, कर्म का सेक्रीफाइस हो, और प्रेम में अधूरापन रहेगा इस जन्म में। यानी किसी के साथ ये प्रेम प्यार के लफड़े में फंस सकती है, और वहां से प्रेम का टूटन होगा, इसका अधूरापन रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति इसको धोखा दे सकता है, प्रेम में धोखा दे सकता है, मतलब ये अधूरा एग्रीमेंट कर सकती है, गुप्त रूप से उसके साथ शादी कर सकती है, और प्रेम वहां पे टूटेगा। तो भावनात्मक इसको अकेलापन महसूस होगा, ये अकेली रहने लग जाए, गुपचुप रहने लग जाए, किसी के सामने नहीं आए, अंधेरे में रहने लग जाए, तो समझ जाना इसके साथ कुछ न कुछ घटना घटित हो गई है। यदि ये स्कूल कॉलेज जाती है या जाएगी आगे, तो इसके माता पिता को चाहिए कि इसके भाई के माध्यम से या पिता के माध्यम से इसको लाने ले जाने का काम करें। अन्यथा यदि ट्यूशन भी जाती है तो वहां भी इसके साथ में प्रेम प्यार जैसी लफड़ाबाजी हो सकती है। तो इसको अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना है, घर परिवार का कोई न कोई सदस्य इसके साथ में रहना है, अन्यथा ये प्रेम में फंस सकती है, और फिर भावना से इसकी खेलेगा व्यक्ति, और बाद में जब छोड़ देगा तो इसको अकेलापन महसूस होगा, इसकी भावना को भी ठेस पहुंचेगी। फिर काल सब दोष, राहु पंचम भाव में है, केतु 11वें भाव में है, और सभी ग्रह इस राहु केतु के दायरे में है। तो इसका अर्थ यहां पे ये होता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो ये बताता है कि किसी संतान, कोई शिष्य या कोई मित्र वर्ग से जुड़ा हुआ अधूरा कर्म करके आई है ये। अब जो इसने पूर्व जन्म में छोड़ दिया, यानी कि पूर्व जन्म में पति को छोड़ दिया, पूर्व जन्म में सास को छोड़ दिया, पूर्व जन्म में संतान पैदा नहीं की जो इसको पैदा करना चाहिए थी, यानी जहां विवाह हुआ था वहां विवाह टूट गया इसका, तो उसे जहां से छोड़ा वहीं से वापस पूरा करना पड़ेगा, कष्ट भोगते हुए। यानी इस जन्म में विवाह होगा तो उसे कष्ट भोगना पड़ेगा, तो बच्चे पैदा होंगे, उसे अपने सास की भी सेवा करना पड़ेगी, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना पड़ेगी, तो पितृ ऋण पूरा होगा।
अन्यथा फिर इसको कष्ट भोगना पड़ेगा। तो यदि ये अपने आप को सुधार ले, अपने आप में संयम रख ले, अपने आप में क्रोध नहीं करे, अपने आप में कार्य करने की क्षमता इसके शरीर में उपलब्ध हो और ये सेवा कर सके, पति की सेवा कर सके, पति के माता पिता की सेवा कर सके, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सके और ज्ञान का सही सदुपयोग कर सके, परिवार और रिश्तों की रक्षा कर सके। अब ये बहुत बड़ा शब्द है। परिवार की रक्षा का मतलब परिवार तोड़ना नहीं है, तलाक नहीं लेना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, सहन करना है। और रिश्तों की रक्षा करने का मतलब हो गया पति के साथ रिश्ता हो जाता है, सास ससुर के साथ रिश्ता हो जाता है, परिवार के अन्य सदस्य के साथ रिश्ता हो जाता है, तो उस रिश्ते को नहीं तोड़ना, उस रिश्ते को बना करके रखना है। यदि ये करके रखी तो फिर इसके ऊपर ये काल सब दोष का कोई भी दोष नहीं लगेगा। और पूर्व जन्म के ऋण चुकाने के बहुत से उपाय हैं, वो उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। तो किसी को भी इस प्रकार की पत्रिका बनवाना हो कि पूर्व जन्म में उसने कौन कौन से पाप कर्म किए थे, उन पाप कर्मों का क्या फल मिलेगा और हमें उसका पापों का शमन करने के लिए, प्रायश्चित कर्म करने के लिए हमें कौन कौन से कर्म करना चाहिए, वो तीनों चीज मैं आपको बताऊंगा। यदि किसी को पत्रिका चेक कराना हो इस प्रकार की तो वह हमसे संपर्क कर सकता है 7987237885 पर, 9893128047, 7987237885 हो गया, 9977831616 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। पत्रिका बनाने की फीस 5,000 रुपए है। इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करने की ये हमने एक रैंडम बेसिस पर लिया है। कोइंसिडेंस है कि कोई किसी के साथ मैच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के हम आपको उपाय बता रहे हैं कि जैसे पितृ ऋण है तो पितृ ऋण का मतलब हो गया अमावस्या के दिन व्रत उपास रखना, अमावस्या के दिन खीर बना करके बड़े बुजुर्गों को खिलाना, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना, अमावस्या के दिन पीपल के नीचे घी का दीपक रखना, अमावस्या के दिन काले तिल डाल करके सूर्यनारायण भगवान को जल प्रदान करना, अमावस्या के दिन काले कुत्तों को रोटी खिलाना, गाय को हरा चारा खिलाना, ये सब पितृ ऋण के तरीके हैं। यदि पुरुष हो साथ में सहयोग करता हो तो उससे तर्पण भी कराना है। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृ गणाध्यक्षाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, ये कोई भी मंत्र है, ये मंत्र जो है कम से कम बता रहा हूं 5 माला करना चाहिए। फिर ऋषि ऋण है, इसका उपाय भी है। ऋषि यानी गुरु महाराज, तो गुरुवार का व्रत उपवास करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली दान यानी चने की दाल, तुअर की दाल जो होती है दान करना चाहिए। हल्दी का दान करना चाहिए और वो भी मंदिर में दान करना चाहिए। जहां भंडारे चलते हो वहां दान करना चाहिए। भंडारे का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि करते हो तो वहां पे पैसे जमा करना चाहिए। गुरुद्वारे का लंगर चलता है वो कभी नहीं खाना चाहिए। खाते हो तो वहां पैसे जमा करना चाहिए। ओम गम गुरुवे नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस प्रकार के मंत्रों का जप करना पड़ेगा। गुरुवार के दिन व्रत उपवास रख के बिना नमक का भोजन करना है और पीली चीजों का दान देना। पीले कपड़े पहनना चाहिए गुरुवार के दिन, काले कपड़े बिल्कुल भी किसी भी दिन नहीं पहने। अब स्त्री ऋण भी है इसके साथ में। स्त्री ऋण पूर्व जन्म का, तो शुक्रवार स्त्री का दिन होता है, देवी माँ का दिन होता है। तो शुक्रवार के दिन किसी स्त्री की पूजा करके उसको वस्त्र या मिठाई दान देना। सुहागन स्त्री को घर पे बुला करके हल्दी कुमकुम करके भोजन करा करके सफेद वस्त्र, मिठाई व फल दान में देना है। शुक्रवार के दिन कन्याओं को बुला करके उनका पैर पूजन करके सफेद वस्त्र मिठाई दान देना है। और स्त्री ऋण के लिए दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए या दुर्गा नाम का जप करना चाहिए। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ये मंत्र का जप कर सकते हो। ओम दुर्गाय नमः भी कर सकते हो। दुर्गा जी के 32 नाम है, उनको भी जप करना चाहिए। रोजाना पाठ करना चाहिए, तो ये स्त्री ऋण से मुक्ति मिल जाती है। एक दोष और है इसमें काल सब दोष की शांति है, वो भी करना पड़ेगी। तो नाग पंचमी के दिन काल सब दोष की शांति की पूजा उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में होती है और हम भी ये पूजा कराते हैं। उस दिन वहीं पर रह करके संपर्क कर सकते हैं। तो दूध से शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए कम से कम 1008 बार।
कालसर्प दोष की शांति के लिए नाग पंचमी के दिन। तो अब अंतिम में ये कह सकता हूं कि यह आत्मा दंड भुगतने नहीं आई है, बल्कि अपना अधूरा कर्म पूरा करने के लिए आई है। अधूरा कर्म को पूरा करने के लिए आई है। अब हम आगे आते हैं कि विवाह और संतान से जो ऋण जुड़ा हुआ है वह कैसे जुड़ा हुआ है। तो विवाह और संतान इसके जीवन में बाधा डालेंगे, और जब तक कि ये कर्म ऋण चुक न जाए तब तक ये सुखी नहीं रह सकती। चाहे एक विवाह कर ले, दो विवाह कर ले, तीन विवाह कर ले, तो विवाह भी ऋण से जुड़ा हुआ है और संतान भी ऋण से जुड़ा हुआ है, और दोनों का स्वरूप अलग अलग है। अब जैसे हम बताने जा रहे हैं कि विवाह ऋण कैसे, कि शुक्र नीच का हो गया, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो 12वां भाव खर्चों का भाव हो गया, शुक्र नीच का हो गया, और चंद्रमा भी 12वें भाव में बैठा हुआ है, और मंगल सप्तम भाव का स्वामी 9वें में बैठ गया है। कालसर्प दोष भी है, पंचम राहु का केतु 11वें में बैठा हुआ है। यानी इसका मतलब यहां पे आता है कि पूर्व जन्म में किसी स्त्री के साथ में या अपने पति से वचन जो दिया था वह वचन अधूरा छोड़ दिया गया। यानी पूर्व जन्म में इसने विवाह किया, विवाह करने के बाद में पति से अलग हो गई, प्रेम में त्याग नहीं किया। यानी पति से प्रेम करके जो त्याग करना चाहिए था, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, स्त्री को सहन करना पड़ता है, इसने सहन नहीं किया, या विवाह का धर्म पूरा नहीं किया, या ये भी कह सकते हैं कि किसी को भावनात्मक रूप से इसने कष्ट दिया। यानी प्रेम किया, प्रेम में विवाह किया और विवाह करने के बाद छोड़ दिया, तो इस जन्म में उसको ये कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो इसके विवाह में देरी होने की संभावना है, पति से भावनात्मक दूरी होने की संभावना है, पति के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस होगा, पति के लिए त्याग ज्यादा करना पड़ेगा, और बदले में इसको कुछ भी चाह नहीं रखना है। यदि ये चाह रखती है तो फिर पाप कर्म बढ़ जाएगा। तो पति के साथ में इसको रह करके सहन करना है, और यह भावनात्मक ऋण चुकाने का अवसर होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में इसने भावनात्मक रूप से कष्ट दिया है। और विवाह का ऋण, पति का सुख कम है लेकिन पति से धर्म पूरा करना है। अब कैसे पूरा करेगी, इसकी सहन शक्ति बढ़ाना पड़ेगी। अगर ये त्याग करती हो और सहनशीलता मेंटेन करती हो और सेवा की भावना रखती हो तो यह विवाह इसके मोक्ष का द्वार बन सकता है। यानी पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों का नाश होकर के इसका अगले जन्म के लिए हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो सकती है। परंतु ये सहन कर ले तब, यानी इसकी माता पिता को चाहिए कि उसको इतना स्ट्रांग बनाए कि एक बार जिससे विवाह करें तो पूरी जिंदगी भर उसके साथ निभाना है, यह इसके दिल दिमाग में गांठ बांध दे, तो इसका विवाह इसके मोक्ष के द्वार खोल देगा। संतान से ऋण कैसे जुड़ा हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। पूर्व जन्म का संकेत बताता है कि पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। पंचम यानी पूर्व जन्म का पाप पुण्य का भाग कहलाता है पंचम भाव, कि पूर्व जन्म में आप पापी आत्मा हो या पूर्व जन्म की पुण्य आत्मा हो। और कालसर्प दोष में भी राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो सांप का सिर पंचम पे बैठा हुआ है। इसका अर्थ यहां पे ये आता है कि पूर्व जन्म में संतान से संबंधित या शिष्य से संबंधित या कोई आपके ऊपर व्यक्ति निर्भरता, उस व्यक्ति के साथ में अन्याय कर दिया है। आपने किसी बच्चे को त्याग दिया है, आपने किसी का अधिकार छीन लिया है, या पालन पोषण में आपने कमी की। ये इसके 3 कारण हो सकते हैं संतान ऋण के। तो इस जन्म में आपको फल भोगना पड़ेगा। अब फल क्या भोगना पड़ेगा कि संतान होने में देरी होगी, हो सकता है पहले संतान यदि गर्भ में आ गई तो गिर भी सकती है, इसलिए देरी से विवाह करना है। गर्भ में रुकावटें उत्पन्न हो सकती है, गर्भ ही नहीं ठहरे ऐसा भी हो सकता है, यानी गर्भावीर लग सकता है। तो संतान का स्वभाव अलग होगा, यदि उत्पन्न हुई तो अलग प्रकार की संतान होगी। जिद्दी या स्वास्थ्य से संवेदनशील बच्चा पैदा होगा, यानी वो स्वास्थ्य की तरफ से कमजोर हो सकता है, जिद्दी किस्म का बच्चा पैदा होगा। और मां बच्चे के बीच मानसिक चिंता बनी रहेगी,
संतान जो आएगी वह वही पूर्व जन्म का बच्चा आएगा जिसके साथ पूर्व जन्म में इसके द्वारा त्याग दिया गया था, उसका अधिकार छीन लिया गया था, उसके पालन पोषण में कमी कर दी गई थी। वही बच्चा अपना ऋण लेने के लिए इस जन्म में इसके कोख से उत्पन्न होगा। तो संतान ऋण है, परंतु उसकी सेवा करना पड़ेगी, क्योंकि जिद्दी किस्म का होगा, उसकी जिद को शांत करना पड़ेगा। उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है तो उसको भी सहन करना पड़ेगा। और अलग किस्म का बच्चा होगा, इसका मतलब कुछ न कुछ तो बच्चे में डिफेक्ट होने की संभावना भी बनती है। तो वह संतान ऋण लेने के लिए आई है, तो संतान ऋण इस प्रकार से पूरा होगा। तो संतान का सुख जो है वह स्वाभाविक सुख नहीं मिलेगा, बल्कि सेवा से सुख प्राप्त होगा। मतलब आपको उस बच्चे की सेवा करना पड़ेगी। अब यहां पे यह अर्थ हो सकता है कि बच्चा विकलांग भी पैदा हो सकता है, मानसिक रोगी भी पैदा हो सकता है, या फिर भयंकर जिद्दी किस्म का बच्चा पैदा होगा, उसे भी सहन करना पड़ेगा। और जितना त्याग एक मां अपने बच्चों के लिए करेगी, उतना इसका पिछले जन्म का पाप कटेगा। तो अब हम यहां पे कह सकते हैं कि विवाह और संतान व काल सब दोष तीनों का संयुक्त रूप से यहां पर इसको दोष लगा हुआ है, ऋण चढ़ा हुआ है। पति और संतान दोनों जो है पूर्व जन्म के ऋण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पति को इसने भावनात्मक रूप से कष्ट दिया और संतान का कर्तव्य इसने नहीं निभाया जो संतान के लिए निभाना चाहिए था। इसलिए विवाह के बाद ही संतान योग सक्रिय होगा। विवाह में कष्ट होने की संभावना है, संतान से जुड़ा हुआ कष्ट होने की संभावना है, संतान की चिंता होने की संभावना है, और जो विवाह से जुड़ी हुई है। अब यहां पे एक साइलेंट चीज आ रही है कि हो सकता है कि यह लड़की विवाह के पहले किसी के साथ प्रेम संबंध में बने और गर्भ में अपने बच्चे को लेकर के आ जाए। ऐसा भी यहां पे संकेत मिल रहा है। गुप्त संबंध हो सकता है, गुप्त प्रेम संबंध हो सकता है, गुप्त विवाह हो सकता है। तो इसको संतान की चिंता होगी। तो दोनों एक दूसरे से कर्म के रूप में बंधे हुए हैं। और यह ऋण क्या कट सकता है? तो मैं कहूंगा हां, कट सकता है, परंतु कब? विवाह के बाद 5-7 वर्षों में यह पूरा कट जाएगा ऋण। विशेषकर 30 से 36 साल की आयु के बीच में ऋण कटेगा। उसके बाद मानसिक शांति बढ़ेगी। यानी 36 वर्ष की आयु तक कष्ट होने की संभावना है। भाग्य खुलेगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, परंतु शुरू में कष्ट सहन करना पड़ेगा। विवाह ऋण है तो विवाह ऋण का मतलब हो गया पति का कभी भी भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए, पति को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, शुक्रवार को स्त्री की सेवा करना चाहिए और दान करना चाहिए मंदिरों में। संतान ऋण यदि है तो बच्चों को पढ़ाना है, गरीब बच्चों की मदद करना है, कन्या भोजन कराना है, संतान के लिए धैर्य रखना पड़ेगा, बच्चों से प्रेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन जप करना है और नाग पंचमी के दिन विशेष तौर से 1008 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। अमावस्या को शिव पूजन अवश्य करना है। तो अब मैं ये कह सकता हूं, इतने विश्लेषण जो किया इसके हिसाब से, कि यह आत्मा वैवाहिक सुख भोगने के लिए नहीं आई है। यानी इसको विवाह सुख नहीं है, बल्कि विवाह और संतान के माध्यम से अपने पूर्व जन्म का ऋण जो है इसके ऊपर वह समाप्त करने के लिए आई है। और इसको इस जन्म में समाप्त करना पड़ेगा तो ये आगे जाकर के 35 वर्ष के बाद सुखी रह सकती, अन्यथा इसको ऋण कंटिन्यू अगले जन्म के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप इतनी गहराई में यदि पत्रिका को चेक करवाना चाहते हो तो आप संपर्क कर सकते हैं देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से 7987237885 पर, 9893128047, 767987237885 पर।
अब और गहराई में यदि हम जाते हैं, यदि ये लड़की या इसकी जो हमने जन्म तारीख आपको बताई, उस जन्म तारीख के यदि किसी का मिलता है कोइंसिडेंस के रूप में, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको इस मामले में पूरा विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। 7/11/2007 को समय सुबह 7:30 बजे अंबाला में हमने एट रैंडम बेसिस पर लिया है कि यह लड़की उत्पन्न हुई है किसी के यहां पर। उसकी हम एक भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पत्रिका कैसे लिखी जाती है और कैसे बताई जाती है और कैसे विश्लेषण किया जाता है, पूर्व जन्म के पाप कर्म, इसका इस जीवन पे प्रभाव और इसका उपाय भी। तीनों चीज हमने आपको यह बता दिया है। अब और गहराई में यदि हम जाते हैं इसका विश्लेषण करने के लिए, तो विवाह से पहले इस लड़की को या इसके माता पिता को क्या सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि लड़की है तो विवाह तो होगी। अब 20 साल के आसपास होने जा रही है लड़की, मतलब अभी 17-18 साल की हो गई है, तो विवाह तो आगे पीछे होगा ही होगा। तो विवाह के पहले इसके माता पिता को या इसको क्या सावधानी रखना चाहिए, इसका उत्तर भी हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले विवाह जब करें तो भावनात्मक रूप से जल्दबाजी में विवाह नहीं करें, किसी की भावना में नहीं बहना है। बहुत ही गहराई से लड़के के बारे में, परिवार के बारे में जानना कि वो शराबी तो नहीं है, क्रोधी व्यक्ति तो नहीं है, मांस मदिरा तो नहीं खाता पीता है। भावनात्मक जल्दबाजी में विवाह नहीं करना है। यानी कि मान लो किसी के प्रेम प्यार में उलझ गई तो वो भावनात्मक रूप से विवाह कर ले, जल्दबाजी करें, तो भावनात्मक रूप से विवाह नहीं करना है। यह लड़की को समझाना होगा, क्योंकि शुक्र नीच का है तो प्रेम प्यार में फंसने की संभावना बहुत ज्यादा है, और 12वें भाव में बैठी है तो और ज्यादा संभावना बन जाती है। चंद्रमा भी 12वें भाव में बैठा, वो रक्षा नहीं करेगा। तो ये लड़की भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी किसी के साथ जुड़ जाती है और सामने वाले को जरूरत से ज्यादा दे देती है। तो कम से कम 6-8 महीने की समझ परख करना पड़ेगी उस लड़के से, तब रिश्ते स्पष्ट हो, रहस्यमय नहीं होना चाहिए। प्रेम विवाह में विशेष सावधानी रखना पड़ेगी, क्योंकि प्रेम विवाह होने की संभावना है। यानी कि लड़की घर से भाग भी सकती है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में बैठा है नीच का, और चंद्रमा भी शुक्र के साथ 12वें भाव में बैठ गया, जो जाने वाले स्थान पर बैठा हुआ है। अचानक आकर्षण पैदा होगा, भ्रम पैदा होगा और गलत निर्णय का योग बनने की संभावना ज्यादा बनती है। यहां पर आकर्षण कह सकते हैं, या सहानुभूति के कारण विवाह नहीं करें, किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखें और मैं सुधार दूंगी लड़के को, ऐसी सोच खतरनाक हो सकती है इसके लिए। और यदि प्रेम विवाह भी करती है तो परिवार की सहमति अनिवार्य है, अन्यथा ये लड़की उलझ सकती है। कुंडली मिलान करके ही विवाह करना, व्यवहार मिलान दोनों करना पड़ेगा, केवल गुण मिलाने से काम नहीं चलेगा। और जो जिसके साथ विवाह करें उसके स्वभाव को लेकर के भी सावधानी रखना अनिवार्य है। अहंकारी व्यक्ति से विवाह नहीं करना है, नशा करने वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करना है, गुस्सा करने वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करना है, स्त्रियों को सम्मान नहीं करने वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करना है, और रहस्यमयी या दोहरा जीवन जीने वाले व्यक्ति से भी विवाह नहीं करना है, अन्यथा जीवन नरक बन जाएगा। धैर्यवान मनुष्य से विवाह करना है, व्यवहार में साफ सुथरा व्यक्ति हो उससे विवाह करना है, आध्यात्मिक व्यक्ति से विवाह करना है, और जो नैतिक आचरण वाला हो उससे विवाह करना है, और उम्र में बड़ा हो, मानसिक रूप से भी परिपक्व हो, ऐसे व्यक्ति से विवाह करना है। विवाह में देरी से डरना नहीं है, जितनी देरी से विवाह करोगे उतना जीवन में सुख की प्राप्ति मिलने की संभावना है, उतना विवाह आपका स्थिर होगा जितना देरी से करेंगे। तो किसी के दबाव में विवाह नहीं करें,
किसी के ब्लैकमेलिंग करने से विवाह नहीं करें। उम्र निकल रही है, माता पिता यह सोच करके विवाह नहीं करें। और विवाह का जो समय है वो 28 वर्ष के बाद का समय सबसे अच्छा मानूंगा मैं। और कुंडली मिलान में किन किन बातों पर जोर देना आपको वो भी मैं बता रहा हूं कि सप्तम भाव की जो पति पत्नी का भाव होता है उसकी अच्छे से जांच करवाओ। सप्तम भाव का स्वामी उसकी अच्छे से जांच करो। शुक्र कहां बैठा है उसकी जांच करो। राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पे क्या पड़ रहा है वो जांच करो। और मंगल दोष या काल सब दोष का आपस में एडजस्टमेंट है कि नहीं ये भी चेक करना है। यहां पर एक सलाह हम देंगे कि इस लड़की का विवाह शनि प्रधान कुंडली हो, उससे विवाह करोगे तो वह उपयुक्त व्यक्ति होगा। विवाह से पहले कुछ विशेष उपाय करवा लो ताकि लड़का अच्छे मिलेगा। शुक्रवार को काले कपड़े नहीं पहनना है। स्त्रियों का अपमान नहीं करना है। किसी के सामने अपने दुखड़ा नहीं रोना है। हर बात लिखित रूप से करना है, स्पष्ट रूप से रखे। वरवली कोई भी किसी से बातचीत नहीं करे, वरवली किसी से कोई एग्रीमेंट नहीं करे, वरवली किसी से कोई भी बयाना नहीं दे, गारंटी नहीं दे। हर बात लिखित रूप में होगी तो वो आपके लिए प्रूफ साबित होगी। और यदि ऐसे ही गुप्त रूप से बातचीत हो गई, वर्बली बातचीत हो गई, सामने वाला व्यक्ति नकार देगा आपको। और आध्यात्मिक रक्षा करना, ये तो मानसिक सुरक्षा की बात कर दी मैंने कि ये तो हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोना, इससे मानसिक सुरक्षा प्राप्त होगी। और जो भी बात करें, किसी से भी कोई भी बात करें, शादी की, विवाह की, किसी भी प्रकार की, मकान निर्माण की या कोई भी, तो वो लिखित में बातचीत करना, एग्रीमेंट बनाना, वर्बली कोई बातचीत नहीं करना है। आध्यात्मिक रक्षा के लिए रोजाना ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र, इसका ज्यादा से ज्यादा जप करना है। शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना है, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। और विवाह के पहले कोई भी गुप्त विवाह नहीं करना है, ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जल्दबाजी में विवाह करने की संभावना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल ऑनलाइन पहचान पर भरोसा नहीं करना है। नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पहचान हो जाए और उसके साथ विवाह करना या गुप्त समझौता करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा होने की संभावना है, इसलिए मैं जता रहा हूं संभावना। सब ठीक हो जाएगा यह मान करके समझौता बिल्कुल न करें। कोई जरूरी नहीं कि सब ठीक हो जाएगा। तो विवाह के लिए सुख भोग नहीं है। हमारे जो पूर्व जन्म में इस लड़की ने जो पाप कर्म किए हैं उनका शुद्धिकरण का एक माध्यम है। सही चुनाव करे तो जीवन सुधर जाएगा, और गलत चुनाव कर लिया विवाह में तो कर्म और बढ़ जाएगा। तो इसलिए विवाह में लड़के का चुनाव बड़ी सावधानी से करना है। अब और यदि हम गहराई में जाते हैं कि इस लड़की का जन्म 7/11/2007 को 7:30 पर शाम को 7:30 बजे, सुबह 7:30 बजे अंबाला में हुआ है। तुला लगन की पत्रिका है, कन्या राशि इसकी आती है। उसके अनुसार पति की कुंडली को चेक करना भी जरूरी होगा, क्योंकि पति का कर्म, पति के साथ जो पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं उनको अभी माफी नामा लेना बहुत जरूरी है। तो शनि प्रधान कुंडली वाला आपको वर ढूंढना है, मगर जिसका मकर लग्न हो या कुंभ लग्न की पत्रिका हो। स्वभाव से गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए, दिखावे से दूर रहने वाला व्यक्ति चाहिए, व्यवहार में स्थिर हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। नैतिक पतन वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी को समझने वाला व्यक्ति चाहिए, अनुशासित व्यक्ति चाहिए, लफंगा व्यक्ति नहीं चाहिए, और पारिवारिक समझौतों को समझता हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और उम्र में 2 से 6 साल बड़ा व्यक्ति होगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाला या फिर कार्य में स्थिर व्यक्ति से विवाह होने की संभावना ज्यादा बनती है। और जिनसे विवाह नहीं करना है वो भी बता देता हूं। बहुत भावुक व्यक्ति से विवाह नहीं करें, अस्थिर मन वाले व्यक्ति से विवाह नहीं करें। बहुत आकर्षण खूबसूरत हो
परंतु गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो उससे शादी नहीं करना है, शराब पीने वाले से शादी नहीं करना है, गुस्सा करने वाले से शादी नहीं करना है, दोहरे चरित्र वाले से शादी नहीं करना है, राहु प्रधान व्यक्ति से शादी नहीं करना है, शुक्र पीड़ित वाले व्यक्ति से शादी नहीं करना है, बहुत रोमांटिक व्यक्ति हो उससे भी शादी नहीं करना है। पति जो है धर्म निभाने वाला साथी होना चाहिए। और विवाह के लिए जितना देरी से विवाह करेगी उतना अच्छा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत से पाप कर्मों से आप बच जाओगे। तो विवाह के लिए जोखिम भरा जो समय है वो 21 से 23 वर्ष के बीच में भटकने की संभावना है। 21 से 23 वर्ष के बीच में प्रेम प्यार के लफड़े में फंसने की संभावना है। 21 से 23 वर्ष के बीच में ही जो कुछ भी कष्ट पैदा होगा वो इसी समय पैदा होगा। बच्चे का भी हो सकता है, विवाह का भी हो सकता है। भावनात्मक भ्रम हो जाएगा, कोई तंत्र बाधा उत्पन्न हो सकती है, वशीकरण भी हो सकता है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफा प्यार भी हो सकता है, किसी के बहकाव में आकर के भग भी सकती है, किसी का दबाव या जल्दबाजी में लिया गया निर्णय घातक साबित होगा और विवाह भी कर सकती है गुप्त रूप से। और जो अच्छा विवाह काल मैं बता रहा हूं 27-28 वर्ष है, उसके बाद में ही विवाह करना सबसे सुरक्षित समय है। 28 वर्ष के बाद में विवाह करना, यानी शनि उस समय पे परिपक्व हो जाएगा। और विवाह के बाद भी 2-3 वर्ष संघर्ष के रहेंगे, उस समय भी सहन शक्ति बढ़ाना पड़ेगी, संयम बढ़ाना पड़ेगा, फिर स्थिरता आएगी। देरी से विवाह करने पर कम से कम कष्ट की प्राप्ति होगी और पूर्व जन्म के पाप कर्मों का नाश भी हो जाएगा। जल्दी विवाह करोगे तो कर्म और बढ़ जाएंगे, पाप कर्म बढ़ जाएंगे, जिससे कष्ट और बढ़ेगा। अब विवाह कैसा होने की संभावना है? यदि आपने प्रेम विवाह किया इस लड़की ने तो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा। आपने अरेंज विवाह किया तो सबसे श्रेष्ठ बनेगा, या फिर अर्ध अरेंज भी हो सकता है कि आपने शुरू में प्रेम हुआ, बाद में आपस में घर परिवार वालों ने देखा और विवाह कर दिया, वो भी ठीक है। परंतु 28 वर्ष के पहले विवाह नहीं होना है, क्योंकि राहु पंचम भाव में है। वह भ्रमित करेगा, प्रेम के मामले में लल्लो चप्पू प्रदान करेगा, प्रेम में धोखा होने की संभावना है। शुक्र नीच का बैठा है तो प्रेम में त्याग ज्यादा करना पड़ेगा और सुख की प्राप्ति कम होगी। चंद्र 12वें भाव में बैठा है, इसलिए भावनात्मक अकेलापन होने की संभावना है, यानी प्रेम प्यार में धोखा मिलने की संभावना है। और यदि प्रेम विवाह करते हो तो गुप्त रूप से बिल्कुल न करें, परिवार की सहमति अनिवार्य हो और कम से कम 1 वर्ष तक लड़के को टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा वह निर्णय घातक साबित हो जाएगा। कुंडली मिलान अत्यंत आवश्यक है। गुप्त प्रेम विवाह यह भयंकर कष्ट की प्राप्ति देगा। प्रेम विवाह से सुख नहीं मिलेगा, कर्म उल्टा उलझ जाएगा, पूर्व जन्म का पाप कर्म और बढ़ जाएगा। इसीलिए उपयुक्त पति का चयन करना है, शनि प्रधान व्यक्ति को लेना है, स्थिर दिमाग वाले व्यक्ति को लेना है, परिपक्व व्यक्ति से शादी करना है और विवाह का समय वही 28 वर्ष के आसपास है। विवाह का उद्देश्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ऋण चुकाना है। विवाह के 2-3 वर्ष के बाद में एडजस्टमेंट हो जाएगा, परंतु शुरू के वर्ष में थोड़ी सी गलत फहमी उत्पन्न होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। तो सही व्यक्ति का चयन करना है, सही समय पर विवाह करना है, तो यह पूर्व जन्म का कर्म जो है कट जाएगा और जीवन सुधर जाएगा। और गलत चयन कर लिया तो वही यह ऋण और बढ़ जाएगा। अब आपको कुछ उपाय भी करना है। यदि यह लड़की उपाय कर ले, समझ ले इस चीज को, तो काफी कुछ हद तक हम अपने कष्टों को, इसके कष्टों को कम कर सकते हैं। तो यदि आप इसी प्रकार की कुंडली अपनी तैयार करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म, इस जन्म के कर्म और इस जन्म पर पाप कर्मों का क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके क्या उपाय हैं, तीनों चीज आपको बताई जाएगी।
7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 व्हाट्सएप नंबर है, कृपया फोन नहीं लगाएं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान आप एक्यूरेट हमें बताएं और फीस 5,000 रुपए है। यदि आप दे सकते हैं तो आप इस प्रकार की कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवा सकते हो। तो आपकी कुंडली के अनुसार विवाह से पहले बहुत से उपाय करना जरूरी है। अब कौन कौन से उपाय हैं? जो ग्रह खराब हैं उनके उपाय करना पड़ते हैं। शुक्र दोष है, क्योंकि शुक्र नीच का है, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो विवाह सुख का मुख्य कारक शुक्र होता है, वह पीड़ित है, तो ये कष्ट अवश्य प्रदान करेगा। तो इस कष्ट को कम करना हो तो शुक्रवार के दिन उपवास रखें, खटाई बिल्कुल भी नहीं खाना है, सफेद मिठाई, खीर, चावल इसका दान करें, मंदिर में जाकर के दान करना चाहिए, किसी स्त्री या कन्या को सम्मान पूर्वक दान देना चाहिए, या तो मंदिर में दे दे या किसी स्त्री को दे दे, सुहागन स्त्री को दे दे, या किसी कुंवारी कन्या को दे दे, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको विधिवत मान सम्मान देकर के दान देना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र के कम से कम 1008 जप हर शुक्रवार को करना चाहिए, और ये कम से कम 11 शुक्रवार लगातार कर ले, खुद कर ले, तो इसके वैवाहिक तनाव कम होगा, भावनात्मक खालीपन भी कम होगा। अब दूसरा ग्रह खराब है, वह है चंद्र, इसकी शांति करना पड़ेगी, तो मानसिक रोग होने की संभावना है, मानसिक संतुलन बनेगा, मानसिक सुरक्षा बनेगी। तो चंद्रमा जो 12वें भाव में बैठा हुआ है, विवाह के बाद अकेलापन देता है, डिप्रेशन बना देगा, यानी पति बाहर जा सकता है, विदेश यात्रा जा सकता है। तो इसका उपाय करना होगा, दूध या जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है, रुद्र अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, या महामृत्युंजय का मंत्र जप करें, सफेद वस्त्र पहनना है और सफेद वस्त्रों का दान भी कर दें। ओम सोम सोमाय नमः, इसके 1008 बार सोमवार के दिन जप करना चाहिए, शिवजी मंदिर में बैठ करके। इससे फर्क क्या पड़ेगा कि मन स्थिर रहेगा और निर्णय सही होंगे। शादी के पहले ये सब उपाय अभी से करवाना माता पिता चालू कर दे। कालसर्प दोष, ये भी, इसकी भी शांति अनिवार्य है, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा है, केतु एकादश भाव में बैठा है, विवाह और संतान दोनों से जुड़ा हुआ कर्म है। तो इसका नाग पंचमी के दिन इसकी पूजन अर्चन होती है। कालसर्प दोष की विशेष पूजा उज्जैन में होती है और हम कराते हैं, संपर्क कर सकते हो। जिस किसी को भी नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष की पूजा कराना, वो संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर। किसी सोमवार के दिन भी यह पूजा हो सकती है। शिवलिंग पर दूध अर्पण करना चाहिए, काले तिल जल में प्रवाहित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1008 बार रोजाना जप करें तो कालसर्प दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ये अचानक टूटने वाले बहुत से रिश्ते हैं, वो अचानक रिश्ते नहीं टूटेंगे। अब अगला आपको पितृ ऋण की शांति भी कराना है, पितृदोष भी है, और यह पितृदोष जो है विवाह में स्थिरता नहीं दे रहा है, तो पितृदोष की शांति प्रति वर्ष कराना पड़ती है। क्योंकि सूर्य लगन में बैठा है, नीच राशि का, गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो उपाय करना होगा आपको। अमावस्या के दिन का उपाय करें, जल में काले तिल डालकर सूर्य को रोजाना अर्घ प्रदान करें, और अमावस्या के दिन ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना है। ओम पितृगणाध्यक्षाय नमः इसका जप करना है। ओम देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र महामंत्र है पितरों का, इसका जप करना चाहिए। यदि किसी को ये मंत्र चाहिए तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है 9893128047 पर। और विवाह में जब ये कर लेते हैं, हम पितरों की शांति कर लेते हैं, पितृ ऋण चुका लेते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करवा लेते हैं, तो पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। तो यह विवाह में परिवार का सहयोग बढ़ जाएगा। विवाह पूर्व मौन व्रत रखना है,
क्योंकि बुध नीच का बैठा हुआ है लगन में, वाणी से विवाद योग होने की संभावना है, अपनी वाणी से कुछ न कुछ गलत निकलने की संभावना है, जिसकी वजह से तर्क वितर्क कुतर्क होगा। तो विवाह से पहले लगातार 5 शुक्रवार ये करना है, और बुधवार के दिन भी काम करना है। कम से कम मौन व्रत लेकर के शुक्रवार के या बुध के मंत्रों का जप करना है। गलत शब्द मुंह से नहीं निकालना है, गलत निर्णय से रक्षा हो जाएगी आपकी। और दान के नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह के पहले कम से कम 11 बार कन्याओं को भोजन कराएं, 9 कन्याओं को भोजन कराना है 11 बार। विवाह से कम 11 बार जो है जरूरतमंद स्त्री को वस्त्र दान देना है। जरूरतमंद स्त्री यानी जिसको वस्त्र की आवश्यकता हो। और बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करना है, यानी कापी किताब पेंसिल या ड्रेस वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पैसे तो खर्च करना पड़ेंगे, त्याग तो करना पड़ेगा, पूर्व जन्म का भयंकर पाप कर्म है। तो ऐसा करने से संतान का जो ऋण है वह धीरे धीरे कटने लगेगा। और विवाह से पहले आपको क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि गुप्त संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाना है, जो बनने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। झूठे वादे करोगी, झूठे वादे भी करने की संभावना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी का भावनात्मक शोषण नहीं करना है, अन्यथा पाप कर्म और बढ़ जाएगा। शुक्रवार के दिन स्त्री का अपमान नहीं करना है। शुक्रवार के दिन घर में क्लेश अशांति नहीं मचाना है, क्रोध नहीं करना है, अन्यथा पूर्व जन्म का पाप कर्म और बढ़ जाएगा। यह कर्म तुरंत विवाह में लौट करके आएगा। तो ये कोई भी काम नहीं करे, गुप्त संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाना है, झूठे वादे नहीं करना है, किसी का भावनात्मक शोषण नहीं करना है, और शुक्रवार को अपमान नहीं करना, क्रोध नहीं करना है, मौन व्रत रखना है शुक्रवार के दिन। और विवाह के ठीक पहले 7 दिन पहले मान लीजिए रोजाना ओम नमः शिवाय का जप करना है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः इसका स्मरण करना है। और इन उपायों के बिना विवाह कर्म बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा ऋण और बढ़ जाएगा। और इन उपायों के साथ विवाह करती हो तो कर्म का ऋण पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब ये थी एक लड़की जिसका हमने एट रैंडम बेसिस पर, अब रैंडम शब्द ही बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, मैंने अंदाजन ले लिया है और उसका विश्लेषण करके आपके सामने रखा है। तो जो ज्योतिष हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन ज्योतिष लोगों के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार से जन्म पत्रिका की व्याख्या की जाती है, किस प्रकार से उपाय बताए जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष को सीखना चाहते हो, रहस्यमय ज्ञान को सीखना चाहता हो, पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में सीखना चाहता हो, तो वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। उसको 1 महीने में ज्योतिष का ज्ञान सिखाया जा सकता है। केवल फोन नहीं लगाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दें। आखिरी बार एक बार और हम नंबर बता रहे हैं, यदि किसी को इस प्रकार की व्याख्या कराना हो अपने जीवन की, तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज दीजिए। इसको बताने की फीस 5000 रुपए है। पुनः एक बार और नंबर सुन लीजिए, 9893128047, 7987237885, 7649862712। इन 3 व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके राशि जमा करके इस प्रकार की व्याख्या प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने और अपने परिवार के सदस्यों की जो कष्ट आने वाले हैं उनके बारे में ज्ञान रखें, पता करें, उपाय करें, ताकि आपको जीवन में कम से कम कष्ट की प्राप्ति हो। ऐसी सद्बुद्धि आपको प्रदान करे, यह हम मां कामाख्या से, मां आद्य शक्ति से, मां जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय मां भगवती आद्य शक्ति महामाया। बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है।